नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश में पटवारी के लिए हम देख रहे थे और इससे पहले वाली क्लास में हमने करेक्शन वाले सवालों को देखा था कि किस तरीके से एक सेंटेंस में जो गलती होती है उसको पकड़ करके उसको ठीक करने वाले तकनीक हमें किस तरीके से काम में लेनी है। इससे पहली वाली क्लास में हमने यही चीजें देखी थी। तो सिंटेक्स वाली गलतियां हम पढ़ रहे थे, मतलब कि वाक्य विन्यास, साधारण शब्दों में बात करें तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वाली गलतियां हम देख रहे थे इससे पहले वाली क्लास में। अपना फंडा ये था कि हम पहले रूल ना पढ़ करके पहले सेंटेंस को समझेंगे और सेंटेंस में कहाँ गलती हुई है, कहाँ वो एरर आया है, उस एरर को ठीक करना। यानी हमारा टॉपिक यही है ना, करेक्शन ऑफ एरर्स, गलतियां पकड़ना। एक सेंटेंस में उसको टुकड़ों में तोड़ा हुआ होता है, आपको चीजें पता है पिछले वीडियो से। उस सेंटेंस में एक पार्ट में कहीं ना कहीं गलती होगी और वो चाहे तो हेल्पिंग वर्ब का हो सकता है, वो पार्ट चाहे तो आपका आर्टिकल का हो सकता है, एडवर्ब का हो सकता है, प्रोनाउन का हो सकता है। किसी भी प्रकार से किसी एक हिस्से में गलती होगी, वो हमें पकड़ने का काम करना है। तो हम पहले जो देख रहे हैं वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जो गलतियां होती हैं उन पर बात कर रहे थे। तो कल की जो पिछली क्लास थी उस क्लास में हमने देखा कि दो तीन प्रकार के हमने एग्जाम्पल देखे और उनसे तय किया कि कहां पर किस प्रकार की गलती होती है। जैसे हमने देखा कि एक तो हमने पहला उदाहरण देखा कि विद वाला। अगर किसी व्यक्ति के साथ में विद लगा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि उसका उस सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो उस व्यक्ति के हिसाब से आएगी, ना कि उसके साथ जुड़े हुए जो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है कुछ भी उसके हिसाब से नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर आपको एक एक रूल रटने की आवश्यकता नहीं है, एक गोल्डन रूल बना लीजिए इस प्रकार के करेक्शन ऑफ एरर्स वाले सवालों में। ये रूल बना लीजिए कि सेंटेंस में जो वर्ब आएगी, जो गोल्डन रूल, सबसे बड़ा रूल आपको बना करके चलना है, जो सबसे बड़ा रूल बना करके आपको चलना है। आपको अलग अलग रूल याद नहीं करने, मैं फिर से कल की बात को रिपीट कर रहा हूं। आपको एक एक दो दो रूल नहीं लिखने, आपको एक सबसे बड़ा रूल जो यूनिवर्सल रूल बना करके चलना है वो ये है कि, लिख लीजिए, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, वाक्य में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। और ये बात आपको कोई रूल लिख करके नहीं याद करनी है। हाँ, जहां जहां कहीं जगह अपवाद स्वरूप चीजें आएगी वो अलग बात है लिखना, बल्कि एक बड़ी बड़ी तस्वीर अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि किसी भी अंग्रेजी के सेंटेंस में हमको उस वाक्य में अगर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जैसा कुछ गलती पकड़नी है तो हमें वो किस हिसाब से लगनी चाहिए। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो भी लगेगी वो उस सेंटेंस के, उस वाक्य के कर्ता, उस वाक्य में काम करने वाला कौन है, उस वाक्य में कर्ता किसको बनाया गया है, वो सेंटेंस किसको कर्ता मान के चल रहा है, उसके हिसाब से लगेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता वो बहुवचन हो एकवचन हो, उसमें कितने लोग शामिल है, आपको व्यक्ति नहीं गिनने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सेंटेंस में व्यक्ति गिनते हैं कि हाँ भाई दो व्यक्ति है तो यहाँ पर दो लोग है तो हमें इसमें इसकी वर्ब को बहुवचन बनाकर लिखना है। ऐसी गलती मत करना, ऐसा एग्जाम्पल में कल आपको लिखा चुका हूं, ठीक है। तो सबसे बड़ा रूल तो आपको ये लेकर के चलना है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, वो उस सेंटेंस का आपको कर्ता पकड़ना है कि वो सेंटेंस अपने अंदर किसको ड्राइवर बना करके चल रहा है, किसको कर्ता मान करके चल रहा है, किसको सब्जेक्ट मान करके चल रहा है। अगर वो जिस व्यक्ति को सब्जेक्ट मान करके चल रहा है वो वर्ब उसके हिसाब से एकवचन आएगी या बहुवचन आएगी, वो व्यक्ति कौन है, एकवचन है या बहुवचन है, उसके हिसाब से हमको चलना है। इतना सी बात अगर आप क्लियर रखेंगे तो इस प्रकार के सवाल, ये वाली गलतियां कभी भी नहीं होगी। और एग्जाम्पल देखते हैं, कल हमने कुछ एग्जाम्पल देखे और आगे एग्जाम्पल देखते हैं, उसके हिसाब से अपन चीजों को करते हैं, ठीक है। मैं ऊपर वाली चीजों को मिटा देता हूं ताकि अपने पास जगह ठीक ठाक बची रहे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द अकाउंटेंट एंड कैशियर, इक्वेशन हो जाएगा, सेंटेंस लिख रहा हूं तो बड़ा लिखता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे।
अकाउंटेंट एंड कैशियर, द अकाउंटेंट एंड कैशियर यहां लगा हुआ है, पहला पोर्शन यहां लगा हुआ है, दूसरा लगा हुआ है कौन गया वो, ये वाला, दूसरा पार्ट इसे बना रखा है, तीसरा पार्ट इसे बना रखा है, चौथा पार्ट ये बना हुआ है और पांचवें पार्ट में है नो एरर, ये पांचों पार्ट। ठीक है, ये हमको समझना है कि इस सेंटेंस में कहां गलती है। कल वाला पैटर्न आपको पता ही चीजों को। तो पहला पार्ट द अकाउंटेंट, ठीक है, अगले पार्ट में एंड कैशियर लिखा हुआ है, तीसरा पार्ट इज है, चौथा पार्ट एब्सेंट टुडे में है और इसमें पांचवें में नो एरर। मतलब कि अगर पूरा सेंटेंस आपको ठीक लगे तो आप पांचवें ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, अब इसको हमें समझना है और इससे अपना रूल, अपना तरीका डेवलप करना है। ठोकर खा के ही सीखेंगे, तो जहां जहां ठोकर खाएंगे वहां एक नया रूल निकलता जाएगा। तो पहला लिखा हुआ है, अब देखो आपको इस टुकड़ों में जाना, आपको पूरा सेंटेंस समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। अगर उस सेंटेंस का मतलब समझ गए, उस सेंटेंस का कहने का भाव समझ गए, तो अपने आप वो गलती पकड़ लोगे कि ये गलती यहां हुई है। तो इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है, द अकाउंटेंट, आप जानते हो अकाउंटेंट कौन होता है, जो अकाउंट का काम करता है, एंड कैशियर, बैंक में होता है ना, एक तो अकाउंटेंट मान लो, एक कैशियर मान लो, तो वो दो लोग हो गए। अकाउंटेंट एंड कैशियर इज नॉट एब्सेंट टुडे, अकाउंटेंट और कैशियर आज इज एब्सेंट टुडे, आज अनुपस्थित है, आज नहीं आए हैं, आज भाई कहते हैं ना आज ही एब्सेंट है। तो वही बात यहां पर कही गई है कि उस बैंक में, कोई बैंक है मान लो, उस बैंक में अकाउंटेंट और कैशियर आज अनुपस्थित है, आज एब्सेंट है। अब हमको गलती कहां पकड़ रही है, आपको पता है हमको गलती पकड़नी है, यहां पर हमको गलती पकड़नी की वर्ब जो लगेगी, यहां पर वर्ब क्या लगी, इज लगी ना। ये इज जो है ये सही है या गलत, हमको ये तय करना है। तो यहां पर ये गलत है या सही, इसको कैसे पता करेंगे। इज आता है, हमको पता है कि इज आता है एक वचन के लिए। जब सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति, जब सेंटेंस में जिसके लिए बात की गई है वो अगर एक व्यक्ति है तब तो लगाते हैं इज, और वो अगर एक से ज्यादा है तब लगाते हैं हम आर। तो एक वचन के लिए लगाते हैं हम इज, और अगर उस सेंटेंस में जिनके बारे में बात की जा रही है वो एक से ज्यादा हो तब हम काम में लेते हैं आर। तो इस सेंटेंस में जिन लोगों के लिए बात की जा रही है वो एक आदमी है या दो है। जाहिर सी बात है, आपको पता चल रहा है कि अकाउंटेंट और कैशियर दोनों एब्सेंट है। तो इस सेंटेंस में कितने लोगों के लिए बात की जा रही है, इस सेंटेंस में कितने लोगों पर जोर दिया जा रहा है, एब्सेंट की बात कितने लोगों पर जोर देकर कही जा रही है, दो लोगों पर। कौन से, एक तो अकाउंटेंट है और एक कैशियर। तो सीधी सी बात है, दो लोग एब्सेंट है, तो इज क्यों आएगा, इज की जगह क्या आएगा, इज की जगह क्या आएगा, आर आएगा। बात समझ में आई। सेंटेंस का मतलब समझना है, सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। अकाउंटेंट एंड कैशियर आर एब्सेंट टुडे, अकाउंटेंट और कैशियर आज अनुपस्थित है। इसका मतलब दो लोग हो गए। अब दो लोग है तो इसका मतलब क्या, बहुवचन बन गया, और बहुवचन के लिए इज का प्रयोग नहीं होता, आर का प्रयोग होता है। क्लियर। ये तो देसी तरीका है, कोई रूल, बिना किसी रूल के अपना सेंस काम में लेना कि भाई जब बात दो लोगों के लिए हो रही है तो क्रिया एक वचन वाली क्यों, क्रिया भी बहुवचन वाली होनी चाहिए। तो आर आया। अब इसमें क्यों का मतलब क्या होगा भाई, क्यों आया लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, कर्ता जो है ना वो क्या है, बहुवचन है। कर्ता जो है वो बहुवचन है। अब एक बात फिर उठेगी आपके मन में कि कल का जो पहले वाला सेंटेंस है उसमें भी तो दो व्यक्ति थे। इससे पहली वाली क्लास में हमने देखा ना, मिस्टर मेहता विद हिज वाइफ, तो वहां भी आप कहोगे कि दो व्यक्ति है, लेकिन वो सेंटेंस जो बात कर रहा था ना वो फोकस किस पे था, एक व्यक्ति पर था। उसके साथ में कौन है इससे उसको मतलब नहीं था, वो तो सिर्फ कहने के लिए काम में ले रहा था। तो वहां विद लगा हो वहां तो उसको एक मानना है, लेकिन एंड लगा हुआ हो तब वो क्या हो जाते हैं, एक से
ज्यादा हो जाते। तो रूल निकल करके क्या आया कि जिस भी सेंटेंस में एंड से जुड़ा हुआ हो, अगर दो व्यक्तियों को एंड से जोड़ा गया है, इसका मतलब उनको बहुवचन मानना है। इसका मतलब उनको बहुवचन मानना है। ये बात मैं समझता हूं कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसमें गलती कहां हुई, इस वाली जगह इसमें गलती हुई है, ये हमको समझनी है। ठीक है, रूल क्या बन गया। अब चाहे रूल लिखना चाहो तो, अब अगर रूल लिखना चाहो तो एंड से जुड़े होने पर क्रिया भी, या फिर क्रिया, या चाहो तो लिख लो सहायक क्रिया भी बहुवचन लगेगी। अगर किसी सेंटेंस में दो चीजों को और से जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है, तो वो बहुवचन बन जाता है। यहां पे दो लोग बन गए ना, इसलिए सिंगुलर वर्ब ना आकर के प्लूरल वर्ब आएगी। और एग्जांपल लिखते हैं, आपको और समझ में आएगा। हरीश एंड राजू goes to school. हरीश एंड राजू goes to school। इसको मैंने कितने पार्ट में बांट दिया, इसको मैंने चार पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, और चौथा ये है, और पांचवा नो एरर। हरीश एंड राजू गोज टू स्कूल। अब यहां वही बात, आपको किस में चेक करना है, आपको क्रिया में चेक करना है। यहां पर क्रिया क्या लिखी हुई है, गोज लिखा हुआ है। वर्ब क्या लिखी हुई है, गोज लिखा हुआ है। क्या ये सही है या गलत है, आपको इतना ही तय करना है। हरीश एंड राजू मतलब जाने का काम कौन कर रहे हैं, हरीश एंड राजू स्कूल जाते हैं। इसका मतलब कि स्कूल जाने वाले लोग कितने हो गए, दो हो गए। ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, ये सेंटेंस अपनी तरफ से आपको क्या सूचना दे रहा है, ये सेंटेंस आपको सूचना दे रहा है कि विद्यालय दो लोग जाते हैं, एक का नाम हरीश है, एक का नाम राजू है। हरीश और राजू विद्यालय जाते हैं। आपको ये चीज तो समझ में आ गई। अब ये जो चीज लगाई हुई है, इसकी जगह दूसरा क्या शब्द काम में लें कि ये ठीक हो जाएगा। ये अपने आप में गलत है या सही है, हमको सिर्फ इतना देखना है। तो गोज लिखा हुआ है ना, ये गलत है। इसकी जगह सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ गो आएगा। क्यों आएगा, ये गो जो लिखा हुआ है ये बहुवचन के लिए आएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जब कर्ता एक वचन हो तब तो क्रिया में एस या एस लग जाता है, लेकिन अगर कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया जैसी फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखी जाती है। यहां पर दो आदमी हो गए, हरीश और राजू। इसका मतलब कि कर्ता सब्जेक्ट क्या हो गया, बहुवचन हो गया। और सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो ये क्रिया की जो है, क्रिया की यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर लगेगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर आएगी, जो सीधी सीधी गो लिखी जाएगी। GOES गोज नहीं लिखी जाएगी। अगर यहाँ राजू अकेला होता तब गोज लिखी जाती, लेकिन दो लोग हैं, मतलब हमको इसे जो है बहुवचन के हिसाब से लगाना। कुछ लोग महामूर्ख लोग सोचेंगे कि गोज तो ऑलरेडी बहुवचन है, एस या ES लगने से ये क्रियाएं बहुवचन नहीं होती। क्रिया में जब एस ES लगता है तो वो एक वचन के लिए आ जाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो GOES जो है ना वो तो आती है एक वचन के लिए, और GO जो है गो है वो आता है बहुवचन के लिए, क्योंकि क्रिया की सीधी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आपको टेंस नहीं पता है तो थोड़ा सा उनको आप अपने लेवल पर पढ़ने का काम करेंगे। बिना टेंस पढ़े आप करेक्ट फॉर्म में ये वाला पार्ट नहीं सीख सकते। तो पहले अगर आपको टेंस ही नहीं आते हैं तो थोड़ा अपने स्तर पर मेहनत करें। एक बार टेंस को, जरा हार्ड नहीं है, थोड़ा टेंस को पढ़ने का काम करें। ठीक है, इस तरीके से हमको बात समझ में आई, वो ये है कि एंड लगा होने पर हमें सहायक क्रिया को या क्रिया को किस में ले जाना है, बहुवचन के हिसाब से लगाना है, ना कि एक वचन के हिसाब से। बन गया रूल। चलो आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस हम और देखते हैं कि और क्या सेंटेंस है जिससे रूल
बन सकता है। Many of the questions कहाँ चला गया? Many of the questions, पहला पार्ट ये यहां लिख रहा हूं, पहला पार्ट या दूसरा पार्ट। Many of the questions asked in the exam, asked in this paper, many of the questions asked in this paper was easy भी साफ नहीं लिखा हुआ है, was easy, और यहां पर लिखा हुआ है no error। बन गया आपका सवाल। इस पर बात करते हैं। Many of the questions asked in the paper was easy, पार्ट बनाए हुए हैं। तीसरा पार्ट ये है, चौथा पार्ट ये है और पांचवा पार्ट ये है। ठीक है, पहले हमको सेंटेंस को समझना है, उसके बाद दिमाग लगाना है। कोई रूल आपको नहीं याद करना, रूल तो इसको सॉल्व करने के बाद में बनता है तो समझ लो, और नहीं जरूरत पड़ती है तो आपका सेंस कहता है कि ठीक है, तो जरूरी नहीं है। मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस पेपर वाज इजी। तो आपको बात समझ में आ गई कि इस पेपर में पूछे गए कई सवाल आसान थे। एक पेपर हुआ एग्जाम में, उस पेपर में पूछे गए कई सवाल आसान थे। ठीक है, हमको जो गलती पकड़ने का अभी जो हम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं वर्ब पर। तो देखो, क्या मेनी ऑफ द क्वेश्चंस वर्ब है? नहीं है ना। आस्क्ड इन द पेपर ये भी वर्ब नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। वाज जो है ये वर्ब है। क्या वाज सही है या वाज गलत है, हमको इसे पकड़ना है। तो पकड़ने की तकनीक मैंने बता रखी है। इस सेंटेंस में ये किसके हिसाब से आएगा? ये कर्ता के हिसाब से आएगा। मतलब किस पर जोर दिया गया है, ये वाज किसके लिए आया है। इस पेपर में कर्ता कौन है? इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट किसको मान करके बात की है? हमने सवालों पर बात की है कि इस पेपर में जो सवाल आए हैं वो सवाल आसान थे। मैं आपसे कहूं कि इस पेपर में पूछे गए सवाल, आज का मतलब पूछे गए, तो इस पेपर में पूछे गए कई सवाल आसान थे। इस पेपर में पूछे गए कई सवाल आसान थे। इसका मतलब सवाल कितने? एक सवाल की बात है क्या? नहीं ना, बहुत सारे सवालों के बारे में बात कर रहा है। और जब एक से ज्यादा के बारे में बात करें तब वो क्या बन जाता है? बहुवचन। लेकिन लगा हुआ क्या है? वोज। ये वोज किसके लिए आता है? एक वचन के लिए। तो बहुवचन के लिए क्या आएगा? वर आएगा। बहुवचन के लिए क्या आएगा भाई? ये तो एक वचन के लिए है ना, ये तो एक वचन के लिए होता है। हमको क्या लगाना है? हमको लगाना है WERE, वर। क्यों लगाना है? क्योंकि कर्ता जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा है, जिसके लिए वॉज लगा हुआ है, वो मेनी ऑफ क्वेश्चंस है। मतलब कई सारे सवाल, एक सवाल की बात नहीं हो रही, कई सारे सवालों की बात हो रही है। और ये कई सारे सवाल मिलकर क्या हो गए? बहुवचन हो गए। इसलिए क्या आएगा? वॉज ना आकर के, एक वचन की क्रिया ना आकर के, एक वचन की सारी क्रिया ना आकर के बहुवचन वाली क्रिया आएगी। ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई कि हमें क्रिया जो है इसकी बहुवचन वाली माननी है, क्योंकि यहां पर बहुवचन वाली बात हो रही है। चलो और देखते हैं, इसी सेंटेंस को और चेंज करते हैं। मतलब हमको अब एक नया रूल क्या बना? इससे पिछली वाले सवाल में क्या बना? एंड लगा हुआ हो तो बहुवचन मानना है। अब अगर मेनी ऑफ की बाद में कुछ दिया हुआ हो तब भी उसको क्या मानना है? बहुवचन मान करके चलना है। ठीक है, मैं फिर कहूं, यहां सेंटेंस लिखूं, many of the students of this class likes polo।
या पोलो आपको समझ में ना आए तो फुटबॉल मान लो। चलो, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास लाइक्स फुटबॉल, ये सेंटेंस हमने बना लिया। पहले तो अर्थ समझना है और फिर गलती पकड़नी है। हमको गलती कहां पकड़नी है, यहीं पर पकड़नी है, बाकी में मैं वो ब्रैकेट करके नहीं लिख रहा ताकि आपको समझ में आसानी से आए। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास लाइक्स फुटबॉल, बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। कहना क्या चाह रहा है, ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि इस क्लास के कई विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करते हैं। मत जाइए रूल पर, समझ नहीं आएगा, प्लस प्लस करके फंस जाओगे। सेंटेंस का अर्थ पकड़ लो और थोड़ा सा अपना सेंस लगा करके समझ जाओ कि कर्ता किसको बनाया गया है। वो कर्ता जो वर्ब आई है वो किसके हिसाब से आई है, एक वचन के हिसाब से आई है या बहुवचन के हिसाब से। ये कर्ता वास्तव में एक वचन है या बहुवचन, काम हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, इस क्लास के कई विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करते हैं। इस क्लास के कई विद्यार्थी, मेनी का मतलब होता है कई, मेनी का हिंदी मतलब क्या होता है, कई होता है। तो इस क्लास के कई विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करते हैं, इसका मतलब कि यहां एक से ज्यादा खिलाड़ियों के बारे में बात हो रही है। तो इसकी जो वर्ब आएगी वो बहुवचन वाली वर्ब आएगी। लेकिन मैंने कहा ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब क्रिया में एस या आई एस लगा होता है, जब वर्ब में एस या आई एस लगा होता है तो वो एक वचन वाली वर्ब होती है। यहां पर हमको बहुवचन वाली वर्ब का इस्तेमाल करना है तो केवल लाइक लिखा हुआ आएगा, लाइक्स ना लिखेंगे, केवल लाइक लिखा होगा। यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है सिंपल, उसमें एस या आई एस बहुवचन के लिए नहीं लगाना है। क्लियर? चलो, और बना सकते हो आप इससे चाहो तो, मतलब मेनी ऑफ लिख करके कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। वहां हमको क्रिया में क्या करना है, वर्ब में, यहां पर इस सेंटेंस में हमने देखा उसमें हमको एस या आई एस नहीं लगाना है, सिंपल फॉर्म रखनी है, मतलब कि बहुवचन वाली वर्ब लगानी है। ठीक है? फिर देख लो तो, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर क्रिकेट प्लेयर्स, ये लिखा हुआ है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, वो लिखा ही नहीं हमने, यहां लिख देते हैं, ऑफ दिस क्लास आर क्रिकेट प्लेयर्स। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर क्रिकेट प्लेयर्स, इसका मतलब क्या है, इस क्लास के कई विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो क्या दिक्कत है इस सेंटेंस में, यहां दिक्कत होनी चाहिए, ये किसके हिसाब से आनी चाहिए, ये विद्यार्थियों के हिसाब से आनी चाहिए, यानी कि बात विद्यार्थियों के बारे में हो रही है। तो ये तो कहा है इस क्लास के कई विद्यार्थी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ियों के बारे में बहुवचन है, तो वर्ब कौन सी आ रही है, अरे बहुवचन के लिए तो आ रही है, तो यानी कि ये अपने आप में सही है। इसमें आपको भरना है नो एरर, कोई गलती नहीं है। तो आप समझे, मेनी ऑफ के बाद जब भी कुछ लिखा आए तो उसे क्या मानना है, बहुवचन मानना है। एंड के साथ में कुछ भी जुड़ा हुआ आए वो बहुवचन बन जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के साथ में विद लगा हुआ है तो वो उस व्यक्ति के हिसाब से होगा, ना कि आगे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से। क्लियर? तो ये वाली चीज हमको यहाँ पर समझ में आई। और आगे की ओर चलते हैं, और क्या रूल बन सकते हैं और क्या सेंटेंस आएंगे, कहां गलतियां होगी, उनको भी हम एक एक करके देखते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। The majority of laborers मजदूर is demanding, अब मैं वो ब्रैकेट नहीं बनाऊंगा ना, अपने वो जहां पकड़ना है वहीं पकड़ेंगे ताकि खराब ना हो थोड़ा सा। The majority of laborers is demanding and increases in wages का मतलब है मजदूरी,
और लेबरर्स का मतलब है मजदूर। शब्दों के अर्थ भी देखते जाओ साथ में ताकि गलती ना हो, ठीक है। ये सेंटेंस है कि द मेजोरिटी मतलब बहुमत, बहुसंख्यक, बहुमत यानी अधिकतर बोल सकते हो। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? वैसे तो बहुमत होता है, लेकिन सेंटेंस के अंदर हम काम में लेंगे इसको अधिकतर, ठीक है। अधिकतर मजदूर मांग कर रहे हैं मजदूरी में बढ़ोतरी की। अधिकतर मजदूर मजदूरी में बढ़ोतरी की, उनके मेहनताने में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। कितने मजदूर? अधिकतर मजदूर। इसका मतलब क्या? एक से तो ज्यादा है। इसका मतलब मजदूरों के लिए जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? उनकी संख्या के हिसाब से आएगी। एक मजदूर नहीं, एक से ज्यादा मजदूर हमें इस सेंटेंस में मालूम पड़ रहा है। जब मजदूर एक से ज्यादा नजर आ रहे हैं तो भैया इनके लिए जो वर्ब काम में आ रही है वो एक वचन वाली क्यों, उसको बहुवचन वाली बनाओ। तो इसकी जगह क्या आएगा? आर आएगा। क्लियर सी बात है। ये गलतियां आप आसानी से पकड़ सकते हो, किसी रूल की आवश्यकता नहीं है। 4-5 अपवाद बनेंगे, उनको अलग से याद कर सकते हो, ठीक है। तो द मेजोरिटी ऑफ लेबरर्स आर डिमांडिंग एंड इंक्रीज इन वेजेस। उनके मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अधिकतर मजदूर उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। तो एक से ज्यादा है तो सिंपल सी बात है बहुवचन वाली चीज आएगी। क्लियर? और आगे का देखते हैं। ये क्लियर हो? डस्टर की स्ट्रेंथ कम हो गई। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं जहां हमको कुछ नया मिले। एक अपवाद देख लो, अपवाद मिल जाएंगे आपको। टू थर्ड ऑफ द बुक्स या ऑफ कुछ भी लिख दो आप। 2/3 ऑफ द बुक्स, ये लिख लो, वर 2/3 ऑफ द बुक्स वर रबिश, या सोल्ड मान लो या रबिश मान लो। रबिश, इसके बाद में लिखा हुआ है नो एरर, ठीक है। ये पार्ट आप इसको बना सकते हो, कुछ भी पार्ट करके दे देगा। ये दे दिया, कहां देगा? ऑफ द बुक्स में दे दिया, वर में दे दिया, रबिश में दे दिया, ये नो एरर लिख देगा। नो एरर। इसके अंदर कहां गलती है? इस वाले सेंटेंस में कहां गलती है हमको ये देखना है। 2/3 ऑफ द बुक्स वर रबिश। रबिश का मतलब होता है खराब। रबिश का मतलब होता है खराब। अब सेंटेंस को समझ लो। 2/3 ऑफ द बुक्स वर रबिश। कुछ पुस्तकें थी, मान लो कि 24 पुस्तकें थी। मान लो कि 24 पुस्तकें थी, तो उन 24 पुस्तकों का 2/3, उसका 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? 2/3 का मतलब होता है 2/3। तो यहाँ 1/4, 1/3, 2/3, 1/5 कुछ भी लिखा हुआ हो तो आपको इस तरह समझना है कि 2/3 यानी कि 2/3। 2/3 2/3 ऑफ द बुक्स, पुस्तकों का 2/3 भाग जो था वो क्या था? खराब था। पुस्तकों का 2/3 भाग खराब था। अब यहां पर मैंने जो आपको तरीका बताया ना, वो कहीं ना कहीं आपके मन में फेर होता दिख रहा है कि यार ये तो अब तो यहाँ किताब में तो 2/3 का मतलब है कि एक से ज्यादा हुई ना। अब यहाँ पर वर्ग अपने आप में सही लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कुछ, मैंने कहा ना अंग्रेजी फनी लैंग्वेज भी है, इसके रूल कई बार ऐसे हैं कि हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, अपवाद मान करके चलना पड़ता है। तो ये एक क्या हो गया आपके लिए? अपवाद हो गया कि किसी वस्तु में से कुछ पार्ट को अलग करते हैं तो वो पार्ट एक वचन गिना जाएगा, न कि बहुवचन। अगर किसी एक समूह में से एक पार्ट के रूप में किसी चीज को अलग किया जाए, जैसे मैं आपको कहूं ये 100 व्यक्तियों का समूह है, ये 100 व्यक्तियों का समूह है, इसमें से मैं अगर
25 व्यक्तियों का एक छोटा सा पार्ट अलग कर दूं तो ये क्या हो गया, एक पार्ट हो गया। अब इसे बहुवचन ना मान करके इसे क्या माना जाएगा, क्योंकि ये एक हिस्सा है, एक पार्ट है, तो इस हिस्से के रूप में इसको माना जाएगा, न कि इनकी संख्या के हिसाब से। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी आपको इस तरह का, इसको स्टार बना के लिख लें, जब भी ऐसा कोई एग्जाम्पल आए एग्जाम में कि फला इसका 2/3, इसका 1/3, ऐसा करके कुछ आए, तो इसे क्या मानना है, इसको एक वचन मान करके चलना है, इसको बहुवचन मत मानना। हालांकि लॉजिक और दिमाग कहेगा कि भाई संख्या में तो एक से ज्यादा है, लेकिन ये सेंटेंस जो बात करेगा, मैंने कहा ना गिनने मत बैठना, मैंने आपको एक शब्द एक लाइन बोली थी कि गिनने मत बैठना, उसका भाव उसको क्या बना रहा है, उस सेंटेंस का जो भाव होता है ना, जब भी आप बचपन में कविता पढ़ते थे तो आपको गुरुजी बोलते थे ना, इसका भावार्थ करो, इसकी व्याख्या करो, तो इसी प्रकार से इस सेंटेंस का भाव इस पार्ट को एकवचन मानकर चलता है, ना कि बहुवचन मान करके। क्या बोलना चाहता है, किताबों का 2/3 भाग क्या है, खराब है। किताबों का, जैसे मान लो ये जो है, ये 24 किताबों का एक ढेर था, ठीक है, इन 24 किताबों के ढेर में से एक पार्ट जो है इतना सही है, और ये 2/3, ये जो पार्ट है ना, ये 2/3 भाग जो है, 2/3 भाग क्या है, खराब है। इन किताबों का 2/3 भाग खराब है, तो उसको भाग के रूप में जब लेते हैं तो वो एकवचन माना जाएगा, ना कि बहुवचन। इसलिए यहां पर वर की जगह क्या आएगा, यहां पर वर की जगह वह जाएगा, वो जाएगा वर की जगह, ना कि वर, ठीक है। तो यहां गलती इसमें ध्यान रखनी है, यहां पर क्या आएगा, वोज। कारण लिख लो, क्यों, समूह के भाग को हमेशा एकवचन मानना है। ये रूल लिख लो, ये आपको परेशान कर सकता है, गलती करवाएगा, आ भी सकता है। क्यों, समूह के भाग को हमेशा एकवचन मानना है। यहां पर किताबों के समूह का जो एक भाग है, 2/3 हिस्सा है, एक पूरे समूह का एक हिस्सा अलग कर दिया हमने, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये किताबों को गिनकर बात नहीं कर रहा, ये किताबों के एक समूह की अलग से बात कर रहा है। इसका मतलब 2/3 जो है, ऐसा अगर कुछ भी लिखा आ जाए आपके, 2/3, 1/3, 1/4, है ना, 1/4, 1/5, कुछ भी लिखा आ जाए, इस तरह का लिखा आ जाए, ऐसी बात करे, तब उसको हमें क्या मानना है, एक वचन मान करके चलना है, उसको गिनने के चक्कर में हमको नहीं पड़ना। क्लियर बात हुई। ये रूल आप लिख सकते हैं, समूह के भाग को हमेशा एक वचन मानना है। इस वाले सेंटेंस को बढ़िया 2, 3, 4 स्टार बना करके लिख लें, ऐसा सवाल एग्जाम में फंसेगा, यही गलतियां अक्सर होती है। क्लियर। इसका दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, पर जरूरत नहीं है हमको ज्यादा समय लगाने की, हमको सीधा सीधा समझ में आया कि अगर 2/3, 1/3 ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा तो वो हमेशा एक वचन माना जाएगा, ना कि बहुवचन। अगला एग्जांपल देखते हैं, बैक्टीरिया इज प्रोबेबली। अब मैं अपवाद वाले लिखा रहा हूं ताकि आपको गलतियां ना हो, जो मुझे लगता है ना कि जहां गलती हो सकती है मैं वो लिख रहा हूं, साधारण वाले नहीं करवा रहा। अगला एग्जांपल लिखते हैं, बैक्टीरिया इज प्रोबेबली। अभी वायरस अपना बैक्टीरिया चर्चा में रहा, तो हो सकता है यहां से सवाल आ जाए। बैक्टीरिया इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म of life on earth, common form of life on earth। ठीक है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, पार्ट में बनाए नहीं रहा, आपको सीधा समझना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है और क्या हमको लगाना है। बैक्टीरिया इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, बैक्टीरिया यानी कि वायरस पृथ्वी पर जीवन का एक साधारण सा रूप है।
बैक्टीरिया यानी कि वायरस साधारणतया या संभवतया, प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतया, हिंदी में प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतया। तो बैक्टीरिया यानी वायरस जो है संभवतः पृथ्वी पर जीवन का एक साधारण फॉर्म है, एक सामान्य कॉमन फॉर्म है। तो इसका मतलब हमको क्या समझा कि पृथ्वी पर बैक्टीरिया का एक जो है जीवन का सामान्य एक साधारण कॉमन फॉर्म है, रूप है। तो इस बैक्टीरिया के बाद में हमको ये इज लगा हुआ है। तो एक तरीके से देखने पे लगता है कि बैक्टीरिया बिल्कुल एक वचन है, तो इसके सामने इज लग गया। लेकिन मैंने कहा कि अपवादों को ध्यान रखना है। बैक्टीरिया को एक वचन नहीं माना गया है अंग्रेजी में। बैक्टीरिया को अंग्रेजी में क्या माना गया है? बैक्टीरिया को अंग्रेजी में क्या माना गया है? इसको बहुवचन माना गया। कुछ अपवादों को, कुछ नियमों को तो आपको याद रख के चलना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया को बहुवचन माना गया, इसलिए इज ना आकर के इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह आर आएगा, ना कि इज। बैक्टीरिया आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। तो यहां पर इसकी जगह क्या आएगा? आर आएगा। बैक्टीरिया के संबंध में याद रखिएगा, ठीक है। ये जीवाणु हो गया ना, मैंने वायरस बोल दिया हुआ है ना, जीवाणु बना लो इसको। जीवाणु जो है उसके बारे में बैक्टीरिया को हम बहुवचन मानते हैं, ना कि एक वचन। तो बैक्टीरिया के लिए हमेशा आपको क्या याद करना है? बैक्टीरिया के लिए हमेशा आपको बहुवचन बना करके चलना है, बहुवचन रख करके चलना है, ठीक है। अगले एक एग्जांपल की ओर चलते हैं। याद रखोगे बैक्टीरिया को हमेशा बहुवचन मानना है, चाहे आपको सेंटेंस में वो एक वचन लगे, लेकिन आपको उसे बहुवचन मान करके चलना है, ना कि एक वचन। क्लियर? इसके बाद देखते हैं ट्वाइस 12 आर 24 ये लिखा हुआ सेंटेंस। ट्वाइस 12 आर 24 ये लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ भी कर लो, इससे बना लो, ठीक है। पाठ कर दिया, ये कर लो। ट्वाइस 12 यानी कि 12 दो बार। देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, 2 बार 12 है, वो मिलकर क्या हो जाते हैं? 24 हो जाते हैं। सिंपल सी बात इन्होंने कही है अंग्रेजी में कि 2 बार जो 12 हैं, 12 का मतलब क्या होता है? 12। ये 2 बार यानी 2 बार 12 को जोड़ने पर क्या बन जाता है? 24 बन जाता है। क्लियर जी? बात समझ में आ गई कि 12 और 12 को जोड़ने पर कितने बन जाते हैं? 24 बन जाते हैं। तो आप तो कहोगे बिल्कुल ठीक है सब, 12 और 12 आर जुड़ने ये बहुवचन है। लेकिन ध्यान रखना, गणित वाली बातों में अगर ऐसा लिखा हुआ होता है तो इसे हमेशा क्या मानते हैं? इज मानना है, एक वचन आएगा। तो क्या लिखोगे? रूल अपवादी बनाना। देखो लॉजिक तो काम नहीं कर रहा ना यहाँ पर। लॉजिक लगाने बैठोगे तो बिल्कुल 12 + 12 मतलब 12 एंड 12 ऐसे बन रहा है ना 24। लेकिन यहां हमको ये अपवाद मान करके चलना है कि गणितीय संक्रियाओं में जब दो चीजों को जोड़ करके ट्वाइस ऐसा करके बताया गया हो तो हमको उसे क्या मानना है? इस ट्वाइस 12 को हमें एक वचन मानना है। इस ट्वाइस 12 को, ये जो ट्वाइस 12 लिखा है ना, इसे हमें एक वचन मानना है। मतलब गणितीय संक्रियाओं के लिए अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है, कुछ भी हो सकता है ना, ट्वाइस 2 = 4, ठीक है। ट्वाइस 3 6 हो सकता है, ट्वाइस 9 18 हो सकता है। तो मतलब गणितीय, अगर गणित की जोड़ के संबंध में अगर ऐसा सेंटेंस आए तो उसे हमें क्या मानना है? उसे एक वचन मानना है, न कि बहुवचन। इसे आप याद रखेंगे, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये अपवाद स्वरूप हमें चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना गलती हो जाए। तो ये मैं जो पीछे आपको 2-3 अपवाद दिखा रखे हैं ना, इनको अच्छे से इन पर स्टार बना करके याद रखें, ताकि गलती की संभावना खत्म हो जाए। एक आधा और देख लेते हैं और फिर क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे।
ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यहां लिख देते हैं, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स want, a group of friends want to visit the new plant age early age पॉसिबल। कैसा भी सेंटेंस आ सकता है, आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट, प्लांट मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ लगाया हुआ ना वहां पर, तो ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मित्रों का एक समूह, वांट का मतलब होता है चाहना, तो चाहता है टू विजिट घूमना है, उस जगह पर जाना चाहता है, घूमना चाहता है, कहां पर, न्यू प्लांट जो नई फैक्ट्री या नया प्लांट आपने लगाया है, एज सून एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना संभव हो उतना जल्दी। तो जल्दी से जल्दी ये बात हम कर सकते हैं कि मित्रों का एक समूह, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स उस प्लांट पर जाना चाहता है, उस प्लांट पर विजिट करना चाहता है, वहां घूमने जाना चाहता है जल्दी से जल्दी। हमें इन चीजों पे बात ही नहीं, हमको तो सिर्फ फोकस करना है कि भाई ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है ना, इसको एकवचन माने या बहुवचन माने, इसी के हिसाब, इसमें काम कौन कर रहा है, सेंटेंस का कर्ता कौन है, जिसको सेंटेंस अपना कर्ता बना रहा है उसी के हिसाब से वर्ब आएगी। तो इस सेंटेंस में काम करने वाले कौन है, ये लोग ही तो है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। क्या ये एकवचन है या बहुवचन है, तो इनको क्या माने, अब आप गिनने बैठोगे तो भाई बहुवचन है, मैंने कहा ना गिनने नहीं बैठना है, गिनने वाला काम तो नहीं करना है। सेंटेंस उनके संबंध में क्या बात कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ, जब भी मैंने कहा अगर ग्रुप बनाया जाए, समूह बना दिया, तो समूह हमेशा क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। तो ग्रुप बन गया ना, एक ग्रुप ऑफ, इसका मतलब है कि उनको एक समूह में डाल दिया गया है। अब उनको एक एक नहीं गिनना है आपको। अब ये ग्रुप क्या है, अकेला है। जब ग्रुप अकेला है तो भाई क्रिया जो है वो कौन सी लगेगी, वो एकवचन वाली लगेगी। और जब क्रिया एकवचन वाली लगती है तो वांट्स हो जाएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको क्रिया है वो एकवचन, अगर कर्ता एकवचन बनाकर चले तो उसमें एस या ईएस लग जाता है। क्रिया में एस या ईएस लग जाता है अगर उसका कर्ता एकवचन हो तो। अगर कर्ता एकवचन है, इस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में जो काम करने वाले हैं उसे एक समूह में बांट दिया, और जब वो समूह बन गया तब उनको हम क्या मानेंगे, उनको एकवचन मानेंगे। अगर ये ग्रुप ऑफ ये नहीं लिखा होता, अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि माय फ्रेंड्स या कुछ भी नाम लिख करके उसके फ्रेंड्स लिखा होता, तब ये लोग बहुवचन होते। लेकिन ये ग्रुप ऑफ लिखा हुआ है। अगर ग्रुप ऑफ लिखा हुआ है इसका मतलब अब आगे चाहे बहुवचन लिखा हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उनको क्या मानना है, उस समूह की बात करनी है, और वो समूह क्या है, एक वचन है। क्लियर बात? यानी कि गोल्डन रूल इस सेंटेंस से क्या सबक सीखा, ठोकर खा के हमने, कि जब भी एक ग्रुप ऑफ कुछ लिखा हुआ होता है, जब भी ये लिखा होता है, अब यहाँ पर कुछ भी आ सकता है ना, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आ सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल आ सकता है, एक ग्रुप ऑफ लेडीज आ सकता है, एक ग्रुप ऑफ बॉयज आ सकता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स आ सकता है, ग्रुप ऑफ गोड्स आ सकता है, ग्रुप ऑफ हैंड्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो एक ग्रुप ऑफ जब भी लिखा हुआ होता है, एक ग्रुप ऑफ टीचर्स आ सकता है, कुछ भी एक ग्रुप ऑफ कुछ भी लिखा होगा, इसका मतलब कि इसे क्या मानना है, एक वचन। क्योंकि ग्रुप बन गया, वो क्या हो गया, वो एक घेरे में आ गए, एक घेरे में आ गए, और जब एक घेरे में आ जाएंगे तो उनको एक मानना है। यही काम हमको यहाँ पर करना है, यानी कि ये वांट ना आकर के क्या आएगा, वांट्स आएगा। इस बात को आप समझेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये हम इसको यहीं पर रोकेंगे। यहाँ हमने इतने कर लिए। इसके बाद अगली क्लास में थोड़ा सा बोर्ड की स्याही भी कम है और इसको सही मिटाने में भी अपना डस्टर काम नहीं कर रहा, तो उसको ठीक करके अगले वीडियो में थोड़ी सी बातें इसकी बची हैं, कुछ अपवाद, कुछ चीजें और बच गई, उनको अगले वीडियो में करके फिर हम दूसरी जो गलतियां होती है, प्रोनाउन वाली गलतियां हैं, आर्टिकल वाली गलतियां हैं, एडवर्ब वाली गलतियां हैं, उन सब की ओर अपन धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ये हमने आज जो रूल देखे, आज जो तरीके सीखे, जो गलतियां होने की जगह पकड़ी,
उनको आप अच्छे से एक बार वापस देखें और उनके अंडरलाइन करें कि मुझे ऐसे सेंटेंस में ये गलती नहीं करनी। ग्रुप ऑफ वाला देख लिया आपने, फिर उससे पहले देखा था कि एंड लगा हो तब वो बन जाता है बहुवचन। अगर 2/3 1/4 ऐसा करके किसी भाग के रूप में बात की गई है तब भी वो क्या रहेगा, तब भी वो एक वचन रहेगा। मेनी ऑफ द लिखा हुआ होगा, अगर कहीं पर मेनी ऑफ द लिखा है तो वो बहुवचन बनेगा। ऐसे जितने भी प्रकार मैंने अभी इस वीडियो में आपको समझाए हैं, लिखाए हैं, उनको अच्छे से आप याद करें, अच्छे से उनको ढंग से समझे कि ऐसी गलतियां हमें अगर एग्जाम में सवाल आए तो नहीं करनी है। ठीक है, हमसे आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ, कुछ नए एग्जाम्पल लेकर के और नई प्रकार की गलतियों पर फोकस करते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।